मैं डॉक्टर राजेश कुमार सिंह, सहायक प्राध्यापक भूगोल, सर्वनारायण सिंह राम कुमार सिंह महाविद्यालय, सहरसा। आज के इस वीडियो में मैं गोंड जनजाति के बारे में बताऊंगा। पूर्व के वीडियो में मैंने पार्ट 2 के छात्रों के लिए सिलेबस से संबंधित एस्किमो और बुशमैन जनजाति के बारे में बताया था। एस्किमो जहाँ ठंडे क्षेत्रों में रहने वाली जनजाति है, वहीं बुशमैन गर्म या हम कह सकते रेगिस्तानी क्षेत्रों में रहने वाली जनजातियां हैं। आज हम लोग गोंड के बारे में जो जानेंगे, तो गोंड जनजाति मुख्य रूप से मैदानी क्षेत्रों में रहने वाली जनजाति है। गोंड जनजाति भारत की एक प्रमुख जनजाति है। गोंड भारत के कटी प्रदेश जैसे विंध्यन पर्वत, सतपुड़ा पठार, छत्तीसगढ़ के मैदान में दक्षिण तथा दक्षिण पश्चिम में गोदावरी नदी तक फैले हुए पहाड़ों और जंगलों में रहने वाली ऑस्ट्रेलोइड नस्ल तथा द्रविड़ परिवार की एक जनजाति, जो संभवतः 5वीं-6वीं शताब्दी में दक्षिण से गोदावरी के तट को पकड़कर मध्य भारत के पहाड़ों और जंगलों में फैल गई। आज भी मोदियाल गोंड जैसे समूह हैं जो जंगलों में प्रायः नंगे घूमते हैं और अपनी जीविका के लिए शिकार तथा वन फल मूल पर निर्भर है। गोंड की जातीय भाषा गोंडी है, जो द्रविड़ परिवार की है और तेलुगु, कन्नड़, तमिल आदि से संबंधित है। बूढ़ा देव, दुल्हा देव, घनश्याम देव, बुरापेन और भिवासु गोंडों के प्रमुख देवता हैं। इनके अतिरिक्त फसल, शिकार, बीमारियों और वर्षा आदि के भिन्न भिन्न देवी देवता हैं। इन देवताओं को सूअर, बकरे और मुर्गे आदि की बलि देकर प्रसन्न किया जाता है। गोंडों का भूत प्रेत और जादू टोने में अत्यधिक विश्वास है और इनके जीवन में जादू टोने की भरमार है, किंतु बाहरी जगत के संपर्क के प्रभाव स्वरूप इधर इनमें कुछ कमी आई है। अनेक गोंड लंबे समय से हिंदू धर्म तथा संस्कृति के प्रभाव में हैं और कितनी ही जातियां तथा कबीलों ने बहुत से हिंदी विश्वासों, देवी देवताओं, रीति रिवाजों तथा वेशभूषाओं को अपना लिया है। पुरानी प्रथा के अनुसार गोंडों में मृतकों को दफनाया जाता है, किंतु बड़े और धनी लोगों के शव को जलाया जाने लगा है। स्त्रियां तथा बच्चे दफनाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलोइड नस्ल की जनजातियों की भांति विवाह संबंध के लिए गोंड भी सर्वत्र 2 या 2 से बड़े समूहों में बटे रहते हैं। एक समूह के अंदर की सभी शाखाओं के लोग भाई बंद कहलाते हैं और सब शाखाएं मिलाकर एक बहिर्विवाहित समूह बनाती है। कुछ क्षेत्रों से 5, 6 और 7 देवताओं की पूजा करने वालों के नाम से ऐसे 3 समूह मिलते हैं। विवाह के लिए लड़के द्वारा लड़की को भगाए जाने की प्रथा है। भीतरी भागों में विवाह पूरे ग्राम समुदाय द्वारा संपन्न होता है और वही सब विवाह संबंधी कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है। ऐसे अवसर पर कई दिन तक सामूहिक भोजन और सामूहिक नृत्यगान चलता है। हर त्योहार तथा उत्सव का मद्यपान आवश्यक अंग है। वधूमूल्य की प्रथा है और इसके लिए सूअर तथा बैल और कपड़े दिए जाते हैं। गोतुल का गोंडों के जीवन पर बहुत प्रभाव है। बस्ती से दूर गांव के अविवाहित युवक एक बड़ा घर बनाते हैं, जहां वे रात्रि में नाचते और गाते और सोते हैं। एक ऐसा ही घर अविवाहित युवतियां भी तैयार करती है। बस्तर के भांडिया गोंडों में अविवाहित युवक और युवतियां का एक ही कक्ष होता है, जहां वे मिलकर नाच गाने करते हैं। गोंड खेतिहर हैं और परंपरा से दहिया खेती करते हैं, जो जंगल को जलाकर उनकी राख में की जाती है और जब एक स्थान की उर्वरता तथा जंगल समाप्त हो जाता है, तब वहां से हटकर दूसरे स्थानों को चुन लेते हैं। किंतु सरकारी निषेध के कारण यह
यह प्रथा बहुत कम हो गई है। समस्त गांव की भूमि समुदाय की संपत्ति होती है और खेती के लिए व्यक्तिगत परिवारों को आवश्यकता अनुसार दी जाती है। दैया खेती पर रोक लगने से और आबादी के दबाव के कारण अनेक समूहों को बाहरी क्षेत्रों तथा मैदानी की ओर आना पड़ा, किंतु वनप्रिय होने के कारण गोंड समूह शुरू से खेती की उपजाऊ जमीन की ओर आकृष्ट न हो सके और धीरे धीरे बाहरी लोगों ने इनके इलाके की कृषि योग्य भूमि का सहमतिपूर्ण अधिकार कर लिया। इस दृष्टि से दो प्रकार के गोंड मिलते हैं। एक तो वे हैं जो सामान्य किसान और भूमिधर हो गए हैं, जैसे राजगोंड, रघुवल, डडवे और कतुलिया गोंड। दूसरे वे हैं जो मिले जुले गांवों में खेत मजदूरी, झाड़ झोंकने, पशु चराने और पालकी ढोने जैसे सेवक जातियों के काम करते हैं। गोंडों का प्रदेश गोंडवाना के नाम से भी प्रसिद्ध है, जहां 15वीं तथा 17वीं शताब्दी के बीच गोंड राजाओं के शासन स्थापित थे, किंतु गोंडों की छिटपुट आबादी समस्त मध्य प्रदेश में है। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और बिहार राज्य में प्रत्येक में 2 से लेकर 4 लाख तक गोंड है। असम के चाय बागानों वाले क्षेत्र में 50,000 से अधिक गोंड आबाद है। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र और राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में भी गोंड आबाद है। गोंडों की कुल आबादी 30 से 40 लाख के बीच आंकी जाती है। यद्यपि 1941 की जनगणना के अनुसार यह लगभग 25 लाख थी और 2001 की जनगणना के अनुसार इनकी आबादी लगभग 1.5 करोड़ से अधिक है। इसका कारण यह है कि अनेक गोंड जातियां अपने को हिंदू जातियों में गिनती है। बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के दक्षिण भागों में भी कुछ गोंड जातियां हैं जो हिंदू समाज का अंग बन गई हैं। गोंड जातियां हिंदू जाति समाज के प्रायः निम्न स्तर पर स्थित हैं और कुछ की गिनती अछूतों में होती है। गोंड लोग अपने को 12 जातियों में विभक्त मानते हैं, किंतु इनकी 50 से अधिक जातियां हैं जिनमें ऊंच नीच का भेदभाव भी है। वास्तव में गोंड को शुद्ध रूप से एक जनजाति कहना कठिन है। इसके विभिन्न समूह सभ्यता के विभिन्न स्तरों पर हैं और धर्म, भाषा तथा वेशभूषा संबंधी एकता भी इनमें नहीं है। न कोई ऐसा जनजाति संगठन है जो सब गोंडों को एकता के सूत्र में बांधता हो। उदाहरणार्थ, राजगोंड अपने को हिंदू और क्षत्रिय मानते हैं तथा उन्हीं के भांति रहते हैं। अनेक समूह गोंडी भाषा तथा पुराने जनजातीय धर्म को छोड़ चुके हैं। गोंडों का भारत की जनजातियों में महत्वपूर्ण स्थान है, जिसका मुख्य कारण उनका इतिहास है। 15वीं से 17वीं शताब्दी के बीच गोंडवाना में अनेक गोंड राजाओं का दृढ़ और सफल शासन स्थापित था। इन शासकों ने बहुत से दृढ़ दुर्ग, तालाब तथा स्मारक बनवाए और सफल शासकीय नीति तथा दक्षता का परिचय दिया। इसके शासन की परिधि मध्य भारत से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार तक पहुंची थी। अभी हाल तक इनके मंडला और गढ़मंडल नाम के 2 राज्य रहे हैं। गोंडवाना की प्रसिद्ध रानी दुर्गावती गोंड जाति की ही थी। गोंडों का नाम प्रायः खूनों के संथालिया के साथ लिया जाता है, जैसे कि भीलों का कुलों के साथ। यह संभवतः इनके भौगोलिक सान्निध्य का कारण है। आदिवासी गोंड का इतिहास उतना ही पुराना है जितना इस पृथ्वी ग्रह पर मनुष्य, परंतु लिखित इतिहास के प्रमाण के अभाव में यह खोज का विषय है। यहाँ गोंड जनजाति के प्राचीन निवास के क्षेत्र में आदि के साक्ष्य उपलब्ध हैं। गोंड समुदाय द्रविड़ वर्ग के माने जाते हैं, जिनमें जाति व्यवस्था नहीं थी। गहरे रंग के ये लोग इस देश में करीब 5-6 हजार वर्ष पूर्व निवासरत हैं। एक प्रमाण के आधार पर कहा जाता है कि गोंड जाति का संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से भी रहा है। गोंडवाना रानी दुर्गावती के शौर्य गाथाओं को आज भी गोंडी, हल्बी व भतरी आदि लोकगीतों में बड़े गर्व के साथ गाया जाता है। आज भी कोई पारंपरिक उत्सवों में गोंडवाना राज्य के किस्से कहानियों को बड़े चाव से सुनकर उनके वैभवशाली इतिहास की परंपरा को याद किया जाता है। प्राचीन भूगोल शास्त्र के अनुसार प्राचीन विश्व में 2 भूभागों को गोंडवाना लैंड व अंगारा लैंड के नाम से जाना जाता था। गोंडवाना लैंड आदिकाल के निवासरत गोंड जनजाति के कारण जाना जाता था। कालांतर में गोंड जनजाति ने विश्व के विभिन्न हिस्सों में अपने अपने
राज्य विकसित किए, जिनमें से नर्मदा नदी बेसिन पर स्थित गढ़मंडला एक प्रमुख गोंडवाना राज्य रहा है। राजा संग्राम शाह इस साम्राज्य के पराक्रमी राजाओं में से एक थे, जिन्होंने अपने पराक्रम के बल पर राज्य का विस्तार व नए नए किलों का निर्माण किया। 1541 में राजा संग्राम सिंह की मृत्यु के पश्चात कुंवर दलपत शाह ने पूर्वजों के अनुरूप राज्य की विशाल सेना में इजाफा करने के साथ साथ राज्य का सुनियोजित रूप से विस्तार व विकास किया। गोंडी धर्म की स्थापना पारी कुपार लिंगों ने शंभू शेख के युग में की थी। गोंडी धर्म कथाकारों के अनुसार शंभू शेख अर्थात महादेव जी का युग देश के आर्यों के आगमन से पहले हुआ था। इस काल से ही कोया पुनेम धर्म का प्रचार हुआ था। गोंडी बोली में कोया का अर्थ मानव तथा पुनेम का अर्थ धर्म अर्थात मानव धर्म होता है। आज से हजारों वर्ष पूर्व गोंड जनजाति द्वारा मानव धर्म का पालन किया जाता रहा है, अर्थात गोंडी संस्कृति में वसुधैव कुटुंबकम की भावना है। भारतीय समाज के निर्माण में गोंड संस्कृति का बहुत बड़ा योगदान रहा है। गोंडी संस्कृति की नींव पर भारतीय संस्कृति खड़ी है। गोंडवाना भूभाग में निवासरत गोंड जनजाति की अद्भुत चेतना उनकी सामाजिक प्रथाओं, मनोवृत्तियों, भावनाओं, आचरणों तथा भौतिक पदार्थों को आत्मसात करने की कला का परिचायक है, जो विज्ञानों पर आधारित है। समस्त गोंड समुदाय को पहांदी कुंवर लिंगों ने कोया पुमेन के माध्यम से एक सूत्र में बांधने का काम किया। धनिकसार नामक गोंड विद्वान ने रसायन विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान का तथा हीरा सुका ने 7 सुरों का परिचय कराया था। गोंडी भाषा गोंडवाना साम्राज्य की मातृभाषा है। गोंडी भाषा अति प्राचीन भाषा होने के कारण अनेक देशी विदेशी भाषाओं की जननी रही है। गोंडी धर्म दर्शन के अनुसार गोंडी भाषा का निर्माण आराध्य देव शंभू शेख के डमरू से हुई है, जिसे गोएंदाधिवानी या गोंडवानी कहा जाता है। अति प्राचीन भाषा होने की वजह से गोंडी भाषा अपने आप में पूरी तरह से पूर्ण है। गोंडी भाषा की अपनी लिपि है, व्याकरण है, जिसे समय समय पर गोंडी साहित्यकारों ने पुस्तकों के माध्यम से प्रकाशित किया है। गोंडवाना साम्राज्य के वंशजों को अपनी भाषा लिपि का ज्ञान होना अति आवश्यक है। भाषा समाज की माँ होती है, इसलिए इसे मातृभाषा के रूप में आदर भी दिया जाता है। गोंदिया समाज की अपनी मातृभाषा गोंडी है, जिसे आदर और सम्मान से भविष्य निधि के रूप में संचय करना चाहिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि इस प्रस्तुति में आपने गोंडी जनजाति के रहन सहन, भौगोलिक परिस्थिति, तौर तरीके आदि को समझने में सहायता मिली होगी। अब अगले वीडियो में मैं गुज्जर जनजाति के बारे में चर्चा करूंगा। उल्लेखनीय है कि गुज्जर जनजातियां मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में भारत जैसे हमारे देश में हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर आदि राज्यों में पाई जाती हैं और मुख्य रूप से चरवाहे का काम करती हैं। इसका विस्तृत रूप में चर्चा मैं अगले वीडियो में करूंगा। धन्यवाद।